तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बनी है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने रखा है। ठीक है, वो प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा आने के चांसेस हैं। वो क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर रहेंगे आपके, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, मॉडल पेपर के क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी का रहेगा और कुछ एक्सरसाइज के जो चुनिंदे क्वेश्चन है वो भी मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। 500 लाइक का मेरा टारगेट रखा है, तुरंत इसको पूरा करवा दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। और आज के पहला ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार क्वेश्चन होने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जैसा कि देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था और आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर भी है क्वेश्चन है। देखिए आपको ये फिगर दिया रहेगा। ठीक है, फिगर दे देगा और आपसे कहेगा कि दी गई आकृति में, जो ये दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो मैं भाग आपको छायांकित भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसी का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन लिखा है कि यदि जो ABCD जो है, ठीक है, ABCD 14 सेंटीमीटर वर्ग है। 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है ABCD। और हमको ये मालूम चल गया जो ABCD एक वर्ग है वो भी कितने 14 सेंटीमीटर का। तथा APD मतलब देखिए यहाँ P है, तो APD जो APD है, APD और BPC ये जो दो है अर्धवृत्त है। कह रहा है कि एक 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है और यहाँ पे APD और BPC दो अर्धवृत्त है। तो इसको जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसको बताते हैं किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में लिखिए। तो सबसे पहले जो दिया रहता है इसको लिखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नोट के लिए मैं ऊपर करता हूँ। ठीक है, चलिए जो दिया रहता है पहले उसको लिखते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि दिया है, ठीक है, क्या लिखेंगे, दिया है वर्ग की भुजा, दिया है वर्ग की भुजा। कितना वर्ग की भुजा दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए लिखा है कि तथा जो APD है तथा BPC, APD तथा BPC जो है ये क्या है, दो अर्धवृत्त दे रखा है, दो अर्धवृत्त है। ठीक है स्टूडेंट, दो अर्धवृत्त है। अब देखिए यहाँ से, अच्छा ये बताइए आपकी त्रिज्या बराबर होता क्या है, त्रिज्या। ठीक है, अगर यहाँ से मैं इसकी त्रिज्या निकाल लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिया है कि यदि ABCD की भुजा 14 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, 14 वर्ग सेंटीमीटर भुजा दिया। ठीक है, इसका त्रिज्या निकालूंगा तो भुजा की अगर आधा कर दूंगा तो त्रिज्या निकल जाएगा। तो भुजा कितना दिया आपको, 14 का आधा कर दूंगा तो यहाँ से मुझे मालूम चल जाएगा कि त्रिज्या निकल जाएगा। त्रिज्या हमको निकल गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ स्मॉल r बराबर कितना निकल गया, 7 सेंटीमीटर। निकल जाएगा कि नहीं आप बताइए, आराम से निकल गया। चलिए तो यहाँ से त्रिज्या मैंने निकाल दिया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हम करेंगे क्या, बात को समझने की कोशिश कीजिए किस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जाएगा। सबसे पहले हम स्टूडेंट क्या करेंगे कि ये जो वर्ग पूरा, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो आप ही बताइए वर्ग का भुजा कितना दिया था, 14, इसका वर्ग कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल यही तो होता है भुजा स्क्वायर। तो 14 का वर्ग क्या होता है, 196। तो हमको ये मालूम चल गया कि 196 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब आप हमको ये बात बताइए, तब पूरे वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया और ये दो अर्धवृत्त है, इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये पहला अर्धवृत्त है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और फिर इस दूसरे वर्ग जो अर्धवृत्त है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम कि अर्धवृत्त किसका, APD का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त APD का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त APD का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो अब बताइए कि क्या होगा, इसका अर्धवृत्त APD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट ये हो जाएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ये तो होता है वर्ग का क्षेत्रफल। चलिए तो यहाँ पे अर्धवृत्त APD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे
पाई आर स्क्वायर। ये जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला होता है, बस रख लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 और पाई का मान 22/7 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 22/7। यहाँ पे त्रिज्या भी हम जस्ट निकाले हैं 7 सेंटीमीटर, तो 7 × 7 कर देंगे इसको। तो 2 से कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 11 बार में। और यह 7 से 7 कैंसिल, तो 11 7 है 77, ठीक है। तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर ये किसका आ जाएगा, अर्धवृत्त एपीडी का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए दूसरा पेज में ले लेता हूँ, थोड़ा पेज भर गया है। तब एपीडी का क्षेत्रफल निकल जाएगा स्टूडेंट। इसी तरह बीपीसी का नहीं क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आराम से, इसलिए बीपीसी का क्षेत्रफल, अब बीपीसी का क्षेत्रफल निकाल गए। यहाँ पे अर्धवृत्त है, यहाँ लिख देंगे आगे कि अर्धवृत्त बीपीसी का क्षेत्रफल। फार्मूला तो यही रहेगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे भी लगा दीजिए 1/2 पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7। त्रिज्या 20 के लिए वही रहेगी 7 × 7। आप कटाइए तो वही चीज़ आता जाएगा, 11 बार में 7 से कट जाएगा। तो 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका भी आ गया। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि एपीडी का क्षेत्रफल भी 77 सेंटीमीटर आ गया और बीपीसी का क्षेत्रफल भी 77 सेंटीमीटर। अब देखिए करना क्या है, अगर आप ही बताइए, अगर छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में से इन दोनों अर्धवृत्तों को जोड़कर और उसमें से घटा दूंगा तो सिर्फ ये ना क्षेत्रफल बच जाएगा जो छायांकित भाग है। तो वही चीज़ करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर हमको ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल से हम घटा देंगे क्या, अर्धवृत्त एपीडी का क्षेत्रफल और धन किसका क्या दिया था, बीपीसी का क्षेत्रफल, ठीक है। ये भी आपका अर्धवृत्त है, यहाँ पे लिख लीजिएगा अर्धवृत्त, ठीक है। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त एपीडी का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त बीपीसी का क्षेत्रफल। तो चलिए यहाँ से हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल तब यहाँ से इसे निकाल रहे हैं तो बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल स्टूडेंट कितना निकला था, अभी जस्ट हम देखें 196। तो 196 माइनस अर्धवृत्त एपीडी का क्षेत्रफल कितना आया था 77, आधन बीपीसी का भी कितना आया था 77। अब देखिए यहाँ से कटाएंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा 196 माइनस 7 7 14, 7 7 14 1 15। मतलब यहाँ से मालूम चल गया कि 196 माइनस 154 आ गया, ठीक है। यहाँ से घटाएंगे तो 2 और 5 4 9 कितना आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से हमको मालूम चल गया ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकल गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया स्टूडेंट खूब आराम से 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो बताइए स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि मैंने बहुत ही आसान तरीके से बता दिया। तो कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्टूडेंट आ जाएगा इसका। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन में दूसरे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में दूसरा आपकी स्क्रीन पे आ रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में दूसरे को कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि एक 40 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बाल्टी के वृत्तीय सिरों की जो त्रिज्या है 35 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो पानी का आयतन घन सेंटीमीटर में पूछा। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट करना हमको क्या है, यहाँ पे सोल्यूशन में लिखेंगे। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न है, तो सोल्यूशन में लिखना पड़ेगा स्टूडेंट। हमको दिया क्या है कि एक 40 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बाल्टी के वृत्तीय सिरों की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, तो पानी का जो आयतन होगा वो भी घन सेंटीमीटर में ज्ञात करना आपको, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले जो दिया उसको लिखेंगे, ठीक है। देखिए क्या क्या दे रखा है आपको वो लिखिए। तो आपको दिया है बाल्टी की ऊंचाई पहले दे रखा है, तो हम लोग लिखेंगे कि बाल्टी की ऊंचाई एच बराबर कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो हम 40 सेंटीमीटर उतार देंगे, ठीक है। फिर सिरों की त्रिज्याएं दे रखा है, तो हम लिखेंगे सिरों की त्रिज्याएं, ठीक है। अब सिरों की त्रिज्याएं स्टूडेंट 2 दे रखा है। सिरों की त्रिज्याएं एक R1 बराबर कितना दे रखा है 35 सेंटीमीटर दे रखा है, और एक R2 बराबर कितना 14 सेंटीमीटर दे रखा है स्टूडेंट, ठीक है। तो सिरों की त्रिज्या दिया था, मैंने लिख दिया। अब देखिए इसलिए हमसे पूछा क्या है कि बाल्टी, ठीक है, बाल्टी।
अब बाल्टी देखिए, ये देखिए अब बाल्टी किससे बनकर बनता है, इसी प्रकार तो हम लोग बाल्टी बनाते हैं। हाँ ठीक है, अब देखिए ये छिन्नक का रूप धारण कर लिया। ठीक है, तो बाल्टी या तो हम इसको कह सकते हैं कि शंकु छिन्नक कह सकते हैं कि नहीं, आकार देख रहे हैं इसका उसी प्रकार तो है। ठीक है, एक आपका 14 सेंटीमीटर भुजा दे दिया, एक आपका 35 सेंटीमीटर दे दिया है, ऊंचाई इसका 40 सेंटीमीटर दिया करा कि बताइए कि पानी का आयतन घन सेंटीमीटर में पूछ रहा है। ठीक है, तब बाल्टी शंकु का छिन्नक का जो आयतन होगा, ठीक है, तो हम लोग बाल्टी का आयतन यहाँ से निकाल लेते हैं। तो बाल्टी का आयतन जो कि शंकु छिन्नक के आकार का, तो हम शंकु का ही छिन्नक का आयतन निकालेंगे कि बाल्टी का आयतन थोड़ी कुछ होता है। ठीक है, बाल्टी का आयतन का फार्मूला थोड़ी कुछ होता है। तो बाल्टी किस आकार की बनी है, तो शंकु छिन्नक के आकार की बनी है, तो हम लोग शंकु का ही आयतन निकालेंगे तो बाल्टी का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए बाल्टी का आयतन क्या होगा, यहाँ से निकालेंगे तो 1/3 पाई h कोष्टक में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और गुणे R1 इंटू R2। अब इससे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से शंकु या जो शंकु छिन्नक है इसका हम लोग आयतन निकाल देंगे तो बाल्टी का भी आयतन निकल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपली सब कुछ दे रखा, बस लिखना है आपको। तो यहाँ लिखेंगे 1/3, अब पाई का मान 22 बटा क्या रख देंगे 7 रख देंगे स्टूडेंट। और यहाँ पे यह ऊंचाई कितना दिया था 40 दे रखा, 40 लिख देंगे। और R1 कितना दे रखा था, भुजा इसका 35, यहाँ से 35 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस R2 कितना 14 दे रखा था, 14 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस R1 35 इंटू R2 14। ठीक है, यहाँ पे इंटू, अब इसको हल करेंगे, हल कीजिए तो कितना होगा, ये आपका 1/3 और गुणे 22/7 ऐसे लिख लीजिए, इंटू ये क्या हो जाएगा 40। अब देखिए यहाँ से करते हैं हम लोग ये चीज़ कि यहाँ 35 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 35 का स्क्वायर 1225 होता है स्टूडेंट, और प्लस 14 का क्या होता है 196 होता है, और प्लस यहाँ से 35 में 14 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, यहाँ से 90 आ जाएगा। अब यहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे 22 में को गुणा करेंगे तो 22 में 40 गुणा करते हो जाएगा 22 गुणे 40 और बटा में 7 तरीके 21। और यहाँ पे देखिए इसको जोड़िए, तो जोड़िए तो कितना हो जाएगा 6 और 6 5 11 हो गया। इसी तरह 9 9 18 18 2 20 1 21 हो गया, ऐसे लगा 2 4 1 5 और 5 2 7 7 7 2 9। ठीक है, अब 9 1 ये बच गया, मतलब 1911 आ गया। ठीक है, अब रिटर्न करना है कि हमको, तो हो गया सिंपल से कि 22 गुणे 40 बटे में 21 गुणे 1911 हो गया। ठीक है, तो घटा दीजिए, 3 से कटाएंगे तो 3 7 21, से कटाएंगे तो 3 6 18, फिर 11 बचेगा, 3 तरीके 9 3 9 27। ठीक है स्टूडेंट, इतना बच गया। फिर देखिए 7 से कट जाएगा, फिर तो 7 से नहीं कट रहा है ये चीज़, अब इसको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब गुणा करेंगे, देखिए इसको कटाया तो 3 6 18 11 बचा था। ठीक है, तो 3 तरीके 9 21 बच गया, तो 3 7 21 होता है ना, तो यहाँ पे 7 रहेगा। ठीक है, मतलब 637 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसे 7 से कटाएंगे तो 7 9 63 और 7 1 7। ठीक है, कट जाएगा, यानी 22 गुणे 40 गुणे 91 आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए इसे हल करेंगे तब ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8 और 4 दूनी के 8, ये हो जाएगा 880 और गुणे 91। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से गुणा 80,080 आ जाएगा। ठीक है, तो 80,080 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ गुणा कर लीजिएगा, ठीक है, सही हो जाएगा। तो इतना ही आंसर आएगा, गुणा करके देख लीजिएगा आप, तब इसका गुणा इसमें करेंगे तो इतना ही आने वाला है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को आपको अच्छे ढंग से करके और बना के जाना एग्जाम में। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन है। कह रहा है कि मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है, मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएगा, डायग्राम बन जाएगा तो क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा इसका। कह रहा है कि मैदान में खड़ी एक कार, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से, 75 मीटर खड़ी, अरे 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण कितना है 30 सेंटीमीटर है। अब देखिए बात को समझिए, मान लीजिए एक कार में बना लेता हूँ, यह कार है। ठीक है, ज़मीन पे एक कार खड़ी हुई है, ये ज़मीन बना लेता हूँ ज़मीन। ठीक है, ज़मीन पे एक कार खड़ी हुई है और यहाँ पे ये क्या है, ऊंची मीनार है,
एक क्या है, ऊंची मीनार है, मतलब ठीक है, ज़मीन पे खड़ी हुई एक ऊंची मीनार है। कह रहा है इसकी लंबाई कितनी है ऊंची मीनार की, 75 मीटर है, 75 मीटर ऊंची मीनार है। और कह रहा है कि 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण, ठीक है, अवनमन कोण मतलब कि जो ऊपर से देखा जाए नीचे की ओर, अवनमन कोण ये चीज़, ठीक है। तो यह कोण कहाँ से बन जाएगा, इसके समानांतर बन जाएगा। यह कोण बन रहा है कितना अंश, 30 अंश का बन रहा है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि मैदान में खड़ी एक कार, मैदान में खड़ी कार है, 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण इसका कितना बन रहा है, 30 अंश। तो कह रहा है मीनार के आधार से, तो ये मीनार का आधार है, मीनार के आधार से कार की दूरी, मतलब ये दूरी पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की दूरी हमसे पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, इसका नामकरण कर देते हैं, ये ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। तो ये पूछा है तो इसको हम एक्स मान लेंगे, ठीक है, ये दूरी। अब सिंपल यही चीज़ फॉर्मेट दे रखा है, इसी से हमको हल करना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो दिया है, ठीक है, हल करने पहले जो चीज़ जो फॉर्मेट होता है हल करने का तरीका उसी प्रकार लिखेंगे हम लोग। तो लिखेंगे कि माना ए बी, यहाँ पे ए बी आप देख रहे होंगे, माना ए बी एक क्या है, मीनार है, माना ए बी एक मीनार है, जिस तरह दिया उसी तरह लिखना पड़ेगा हमें। माना ये भी एक क्या है, मीनार है, जिसकी ऊंचाई क्या लिखेंगे, जिसकी ऊंचाई कितना दे रखा है स्टूडेंट, 25 मीटर दे रखा है, ठीक है, 25 मीटर है, और 25 मीटर इसकी ऊंचाई दे रखा है। तथा बिंदु ए, आपको बिंदु ए दिखाई दे रखा है, तथा बिंदु ए से बिंदु सी का अवनमन कोण कितना दे रखा है स्टूडेंट, 30 अंश दे रखा है, ठीक है, 30 डिग्री दे रहा है, तो 30 अंश लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, और मान लेंगे कि और माना मीनार के आधार से कार की दूरी कितना है, x मीटर है, ठीक है, x मीटर है। जो दिया रहेगा स्टूडेंट उसी तरह मानना पड़ेगा, x मीटर है। अब देखिए तब x मीटर दे दिया हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे, तब हम लोग क्या निकालेंगे, अब समकोण त्रिभुज बन रहा तो हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज किस में, ए बी सी में। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में जैसा देख पा रहे हैं, देखिए हमको दिया क्या, कैसे हल करते हैं, हमको यहाँ लंब दे रखा है और आधार दे रखा है, लंब और आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है, 10। तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा, टेन थीटा बराबर स्टूडेंट ये तो होता है लंब बटा आधार होता है। तब टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो 10 को 10 उतार लीजिए, थीटा का वैल्यू हमको मालूम है, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए 10, और थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 30 अंश बराबर लंब आपका क्या है, ए बी तो लंब है, लंब कितना आ गया आपका 75 लिख देंगे, बटे में आधार जो माने थे यक्स निकालना हमको, ठीक है। अब देखिए 10 30 का मान क्या होता है, 1 बटा करड़ी में 3 होता है, अब बराबर आ गया 75 बटे यक्स। अब यक्स को गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा यक्स, और अब 75 गुणा करड़ी में 3 करेंगे तो आ जाएगा 75 करड़ी में 3 आ जाएगा, इतना मीटर, ठीक है। अब यही हमसे तो पूछा था यक्स, तो यक्स क्या था हमारा कि यहाँ से कि कार से और मीनार के आधार की दूरी पूछा था यक्स, तो निकल गया कितना 75, और 75 कड़ी में 3 मीटर, ठीक है। तो ये आपका यक्स की वैल्यू निकल गया, और यहाँ पे हम लिख देंगे ताकि एग्जाम समझ में आ जाएगा इसको कि अतः मीनार के आधार से कार की दूरी, अतः मीनार के आधार से कार की दूरी कितना निकल गया स्टूडेंट यहाँ से, तो 75 करड़ी में 3 मीटर निकल गया, इतना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो स्टूडेंट बस बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार जिस प्रकार बताया उसी प्रकार इसको हल कर लिया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आ गए हैं, और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर आपका है, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 है, जहाँ 4 एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए मैं बताता हूँ किस प्रकार इसका सोल्यूशन आप लोग करेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से, ठीक है। तो देखिए आपको जो दे रखा है उसको उतारिए, दिया आपको 4a, और सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 अंश, ये दे रखा है। कह रहा है कि जहाँ 4 एक न्यून कोण तो a का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा आप बताइए कि सेक 4a को हम क्या लिख सकते हैं, सेक 4a को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ कोसेक
90-4a लिख सकते हैं। हाँ, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला होता है कि कोसेक 90-थीटा सेक थीटा। कोसेक 90-थीटा सेक थीटा होता है, तो कोसेक 90-4a सेक 4a नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो मतलब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब बराबर इधर आपको जो दिया उतार लीजिए, कोसेक a माइनस बी सच दिया उसको उतार लीजिए। अब देखिए कोसेक 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 कैंसिल हो जाएगा, दोनों तब कैंसिल हो गया, तो इधर बच गया आपका 90 - 4a अब बराबर a माइनस 20 अब जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे कि -4a रहने दीजिए, इधर ये इधर आएगा तो माइनस से हो जाएगा, बराबर इधर बचा -20 और 90 इधर जाएगा तो -90 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि +90 उधर जाता तो -90 होगा। अब यहाँ से -4a -5a हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इधर हो जाएगा -20 और -10 -110। अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ से अगर हम a का वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 110 अंश बटे में 5 घटा दीजिए, तो a बराबर क्या जाएगा 2 × 5 = 10, अरे 5 दूनी के 10 और फिर 5 दूनी के 10, a बराबर 22 आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे a का वैल्यू पूछा था, a का वैल्यू 22 निकल गया, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो बताइए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट ये कह रहा है कि यदि बिंदु A, 0 और 0, B तथा x, y संरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। देखिए ये अगले साल पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है, 2020 में आया था पेपर में प्रश्न है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, इस बार भी आने के चांसेस इसके बनेंगे। तो बिंदु 3 दिया कर कि बिंदु तीनों संरेख हो तो इतना का वैल्यू याद कीजिए। तो चलिए सबसे पहले जो बिंदु दिया उसको लिखते हैं। तो हमको दे रखा है बिंदु दे रखा है, बिंदु को जैसे 3 निर्देशांक दिया है तो इसको हम a मान लेंगे। तो a का निर्देशांक क्या मान लेंगे हम लोग, a, 0, और इसको मान लेंगे क्या हम x1, y1 मान लेंगे। इसी तरह इसको b बिंदु मान लेंगे। b का निर्देशांक दे रखा है 0, b, और इसको क्या मान लेंगे हम लोग x2, y2 मान लेंगे, ठीक है। इसी तरह आपको c जो बिंदु दिया है उसका निर्देशांक दिया है x और y। अब x और y को हम क्या मान लेंगे, तो x3 और y3 मान लेंगे। यह तीनों क्या है, संरेखीय है, क्या है, संरेखीय है, ठीक है, संरेखीय, क्योंकि बोल रखा है आगे से ही। अब ये संरेखीय है, तो संरेखीय कब होता है कि जब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाता है। जब ABC का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाएगा तभी तो संरेखीय होता है। तो चलिए पहले हम लोग इसका फार्मूला क्या होता है पहले लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है कि 1/2 x1 और x1 कोष्टक में y2 - y3 और प्लस फिर क्या होता है x2 कोष्टक में y3 - y1 होता है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा x3 y1 - y2 अब बराबर 0। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये 0 के बराबर हो जाए तो मतलब संरेखीय हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब इसका वैल्यू रखते हैं, तो हो जाएगा 1/2। अब देखिए x1 की वैल्यू क्या दे रखा है, तो x1 की वैल्यू दे रखा है a, तो हम लोग लिखेंगे क्या, a लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। फिर इसी तरह y2 आ गया। अब y2 की वैल्यू क्या दे रखा है यहाँ पे b, तो हम लिखेंगे b माइनस y3 की वैल्यू क्या गया y, इसलिए लिखेंगे b माइनस y। अब प्लस x2 की वैल्यू कितना दे रखा है 0, तो क्या लिखेंगे 0। फिर y3 का वैल्यू क्या दे रखा है y, तो y माइनस y1 का वैल्यू यहाँ पे 0 दे रखा है, तो हम लिखेंगे 0। फिर कोष्टक बंद, और प्लस x3 का वैल्यू क्या दे रखा है x, तो हम लिखेंगे x, और कोष्टक में y1 का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 0, तो लिखेंगे 0 माइनस y2 का वैल्यू b दे रखा है b लिखेंगे, ठीक है। यहाँ कोष्टक बराबर 0 लिख देंगे। अब इस दूसरा पेज लेता हूँ, ये पेज भर गया बिल्कुल पूर्ण रूप से, तो यहाँ पे दूसरा पेज मैं ले लेता हूँ जैसा कि यहाँ पे। हाँ चलिए, तो इतना तो समझा गया ना आप लोगों को, इतना तो नो डाउट होगा आप लोगों को, इतना तो क्लियर कर लिए होंगे। अब इतना हो गया तो देखिए स्टूडेंट आपको करना क्या है, यहाँ से इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 1/2। अब देखिए 1 गुणा b में करेंगे तो हो जाएगा ab माइनस 1 गुणा y में करेंगे तो हो जाएगा ay हो जाएगा, ठीक है, बराबर। अब देखिए तब 0 को गुणा इसमें करेंगे तो सभी 0 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो इसको यहाँ से तो काम इसका खत्म, प्लस है प्लस लगा दिया। अब इसका गुणा देखिए x में 0 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, फिर प्लस को गुणा माइनस में करेंगे तो हो जाएगा माइनस, फिर x को गुणा b में करेंगे तो क्या हो जाएगा xb आ जाएगा,
बराबर 0। अब इसे सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ से ए बी माइनस ए वाई और देखिए ये कोष्टक में है प्लस 0 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा तो ये आएगा x माइनस बी ही आएगा क्योंकि 0 में से इसको घटाएंगे तो उतना ही बचेगा बराबर 0। ठीक है, अब स्टूडेंट करना है इसको क्या है यहाँ से समझिए ध्यानपूर्वक आप लोग। ये हो जाएगा आपका यहाँ से उसको हटा देते हैं उस पेज को। अब इतना ही समझना आप लोगों को 1/2 ए बी माइनस ए वाई प्लस गुणा माइनस होगा तो हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा एक्स बी। ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आप ध्यानपूर्वक समझिए यहाँ पे क्या करेंगे ये जो दो इधर भाग में है इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा तो इसको क्या हो जाएगा तब ये गुणा में हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि 2 इधर भाग में इधर गुणा में होगा तो 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या ए बी माइनस ए वाई माइनस एक्स बी क्योंकि इसका गुणा 1 में करेंगे तो इतना ही आएगा बराबर ये 2 इधर भाग में उधर जाएगा तो 0 तो भी 0 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से हमको मालूम चल गया कितना आ गया यहाँ से ए बी माइनस ए वाई माइनस एक्स बी बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमको सिंपली करना है क्या है स्टूडेंट तो ध्यानपूर्वक समझिए जो ए बी है ए बी को इधर ए बी लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए करना है स्टूडेंट ये चाहिए। अच्छा ये बताइए माइनस एक्स बी अगर इधर भेज दूँ तो ये प्लस एक्स बी हो जाएगा कि नहीं, आराम से हो जाएगा। माइनस ए वाई इसको इधर भेज दूँगा तो प्लस ए वाई हो जाएगा कि नहीं, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं इस साइड भी लिख सकता हूँ इसको इस साइड भी मतलब इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि ए बी प्लस ए वाई बराबर ए बी लिख सकता हूँ। ठीक है, तब इतना आ जाएगा तो एक काम करना पड़ेगा लिखेंगे हम लोग कि दोनों पक्षों में ए बी से भाग देने पर दोनों पक्षों में ए बी से भाग देने पर अब दोनों पक्ष में ए बी से भाग देना है तो ये हो जाएगा एक्स बी अब प्लस ए वाई बराबर ए बी, यही था ना। अब दोनों पक्ष में ए बी से भाग देना तो इसके बटे में भी ए बी इसके बटे में भी ए बी और इसके बटे में भी ए बी। तो हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट बहुत ही सिंपल तरीके से तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से एक्स बटे ए बच गया प्लस यहाँ से ए से कैंसिल हो गया तो यहाँ वाई बटे बी बच गया और यहाँ ए बी से भी कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 बच गया। मतलब इसे हल करने पे कितना आ गया इतना आ गया। यही तो हमको सिद्ध करने के लिए बोल रखा था स्टूडेंट। देखिए सवाल यही था ना, आपको सवाल दे रखा था कि संरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स बटे ए और प्लस वाई बटे बी बराबर 1 आना चाहिए। और देखिए एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि हमने सवाल को सिद्ध कर लिया था। हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, क्या लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लिखेंगे। देखिए हैंस प्रूव्ड, अब यहाँ से प्रूफ हो गया सवाल। तो देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बता दिया आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन 5 क्वेश्चनों को आपको अच्छे ढंग से तैयार करके स्टूडेंट एग्जाम हॉल में पहुँचना है। 1-2 बार प्रैक्टिस आप लोग घर पे कर लीजिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, चलिए तो बताइए स्टूडेंट आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और चैनल के प्ले लिस्ट पर चले जाइए, वहाँ पर चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। तो सभी प्लेलिस्ट को खोल के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से कर लीजिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।